हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम कंसिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी देखेंगे। शॉक थेरेपी क्या है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो ट्रांजिशन हो रहा था सोवियत यूनियन के कंट्रीज में, 15 रिपब्लिक्स में, रशिया और बाकी कंट्रीज में। ट्रांजिशन मतलब इकोनॉमिक ट्रांजिशन, पॉलिटिकल ट्रांजिशन, इससे इम्पैक्ट क्या हुआ उस कंट्री और उस कंट्री के लोगों पे। मतलब वो जो ट्रांजिशन था उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है। ट्रांजिशन कौन सा? इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांजिशन, स्पेशली इकोनॉमिक। ठीक है। क्योंकि सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे थे, तो वो शॉक थेरेपी है। उसके कंसिक्वेंसेस क्या है ये इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें दोस्तों आप ये भी कह सकते हो कि कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर जो है, वो भी यही टॉपिक आप कह सकते हो। ठीक है। वो क्वेश्चन आता है तो यही आंसर आपको लिख के आना है। द शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड इन 1990s डिड नॉट लेट द पीपल इनटू द प्रॉमिस यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। तो दोस्तों लोगों को लग रहा था कि शॉक थेरेपी अगर जब अपनाएंगे कि भैया इकोनॉमी आपकी कैपिटलिज्म की तरफ मूव करेगी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ेगा, ये सब बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। लोगों को लग रहा था हम भी वेस्ट की तरह बन जाएंगे, बहुत ही रिच बन जाएंगे, मजा आ जाएगा, है ना, ये लोगों ने सोचा। जनरली इट ब्रॉड रूम टू द इकोनॉमीज एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। कमेंट लिख लो आप ये। हुआ बिल्कुल उल्टा। डिजास्टर, पूरा पूरा डिजास्टर। देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। In Russia, the large state-controlled industrial complex almost collapsed as about 90% of its industries were put up for sale to private individuals and companies. तो जो सब सरकार की थी, सबका डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया जाता है। आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा कभी। यह वर्ड प्राइवेटाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन। फॉर एग्जांपल जैसे एलआईसी वगैरह का हो रहा है, ये तो तमीज से हो रहा है। ठीक है। कि शेयर बेचे, सबको मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ कि स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज जो थी, फटाफट उनको सेल कर दिया गया बहुत ही चीप दामों में। किसको? प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनीज को। ठीक है। तो बड़े सस्ते दामों में बेच दिया गया सबको। सिंस द रीस्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे इससे क्या हुआ, देखते हैं। सिंस द रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस एंड नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर इंडस्ट्रीज। तो पूरी इंडस्ट्रीज साफ हो गई जो इस लेनिन स्टैलिन ने सेटअप करी थी। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्रीज बहुत ही चीप दामों में बेच दी गई थी। और चीप दामों में बेच दी गई थी, उनको संभाल ही नहीं पा रहे थे लोग, है ना। तो मार्केट फोर्सेस की वजह से हुई थी और मार्केट बहुत ही ज्यादा क्रैश था। ठीक है। और देखते हैं, अभी आपको क्लियर होता जाएगा क्या है। दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री एज वैल्यूएबल इंडस्ट्रीज वर अंडरवैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइजेस। तो 1 करोड़ की इंडस्ट्री आप अगर किसी को 10 लाख में सेल कर दोगे तो क्या होगा उसका? राइट। तो बहुत ही अंडर वैल्यूड उनको सेल कर दिया गया। इतना पैसा ही नहीं मिला सरकार को। ठीक है। Though all citizens were given vouchers to participate in the sale, most citizens sold their vouchers in the black market because they needed the money. तो वो जो इंडस्ट्रीज थी, सबसे पहले तो लोगों ने खरीदी। ठीक है। और रशिया ने मतलब क्या फॉलो करा था कि जिसको खरीदना है वो खरीदे, सब खरीद सकते हैं। ठीक है। हमारी इंडस्ट्रीज कि हाँ जी, यहाँ पे मशीन बनती है, यहाँ पे कपड़े बनते हैं, यहाँ पे ये ऑयल की इंडस्ट्री है, जिसको खरीदना है करो। लोगों ने खरीदी 10 लाख में, 10 लाख में खरीद के 15 लाख में किसी और को बेच दी। ठीक है। तो पूरी सब तबाही हो गई, मतलब कोई ओनर ही नहीं रहा उन इंडस्ट्रीज का, किसी ने फोकस ही नहीं करा। ठीक है। मल्टीपल पॉइंट जो आ रहे हैं कि उसको अब चलाएगा कौन, है ना। तो ये सब आपके पॉइंट्स आए। और लोग, एक और चीज आप अगर समझो तो पीपल वर नॉट एक्सपर्ट। ठीक है। वहां पे जनता नहीं थी एक्सपर्ट जो इन इंडस्ट्रीज को चला पाए। तो काफी इंडस्ट्रीज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदी। ठीक है। तो उससे भी काफी ये होगा कि यूएसए का जो, सॉरी, रशिया का जो मार्केट होगा वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है अभी तक, तो ये हुआ है दोस्तों कि कॉस्टली चीजें आपने सस्ते दामों में बेच दी। और सस्ते दामों में बेच के आपको रिटर्न रेवेन्यू ही नहीं मिला, आपको आपका जीडीपी ही नहीं बढ़ा। ठीक है। अगर आप इतने पॉइंट समझ पाए हो तो ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ। फिर वैल्यू ऑफ द रूबल, जो उसकी करेंसी थी, वो बहुत ही ज्यादा डिक्लाइन कर गई। क्यों? क्योंकि आपकी इकोनॉमी बैठ गई है पूरी की पूरी। ठीक है। The rate of inflation was so high that people lost all their savings. मतलब 100 रुपए की चीज मिल रही 500 रुपए में। ठीक है। सारे सेविंग्स चले गए लोगों के। द कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी, एंड रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड। तो वही कलेक्टिव क्या हुआ था दोस्तों कि फार्म्स बड़े बड़े बन गए थे, है ना, वो सरकार के थे।
अब उन फार्म्स को छोटा तोड़ा तोड़ा कर करके सेल कर दिया। ये पूरे कलेक्टिव फार्म जो थे वो डिसइंटीग्रेट हो गए, लोगों की फूड खाने पीने के लाले पड़ गए। ठीक है। और रशिया को इंपोर्ट करना पड़ा फूड। जब आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, जैसे अभी श्रीलंका में चल रही है। इससे आपकी करेंसी भी गिरती है, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है। और आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द रियल जीडीपी ऑफ रशिया इन 1999 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 1989। तो 1989 में कितनी बुरी हालत थी, 1970s में कितनी बुरी हालत थी, 1999 में उससे भी बुरी हालत हो गई। ठीक है। द ओल्ड ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस। तो कोई अल्टरनेटिव नहीं था और पूरा जो ओल्ड सिस्टम था उसे ब्रेक कर दिया गया। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। तो दोस्तों ये समझो कि रशिया कम्युनिज्म सोशलिज्म फॉलो करता था और सब लोगों को बेनिफिट्स मिलते थे। ठीक है। सरकार बेनिफिट्स देती थी कि आपको खाना मिल जाएगा, आप बीमार हो तो आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, आपकी एजुकेशन हम देख लेंगे। ये सारा सिस्टम टूट गया क्योंकि अब दोस्तों कम्युनिज्म ब्रेक हो रहा है, कैपिटलिज्म आ रहा है। और कैपिटलिज्म के कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। और कैपिटलिज्म ऐसे ही एकदम से नहीं ला सकते। जब आपका सोशलिज्म सब कुछ चल रहा है एकदम से कैसे ला दोगे, लोग प्रिपेयर ही नहीं है। हाँ, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, लोगों को वोट चाहिए, वो एक बात अलग होती है। इकोनॉमी चलाना बात अलग होती है दोस्तों। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। तो सस्ते सस्ता खाना मिल रहा था, सस्ता सस्ता तेल मिलता था, सब्सिडी सब गायब कर दी। लोग पहले से ही इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, लोग गरीबी में चले गए। द मिडिल क्लासेस वर पुश्ड टू द पेरिफेरी ऑफ सोसाइटी एंड द एकेडेमिया एंड द इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड और माइग्रेटेड। तो मिडिल क्लास तो गरीब बन गए और जो पढ़े लिखे और लोग थे वो या तो कहीं इधर उधर हो गए। ठीक है। या तो रशिया में कहीं गायब हो गए वो, और मोस्ट ऑफ देम रशिया छोड़ के कहीं और चले गए। उन्होंने बोला यहाँ हमारा कुछ नहीं हो सकता, यूएसए ही चल लेते हैं। अब माफिया इमर्ज्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। होता क्या है ना, जब ऐसा आप ऐसे काम करते हो माफिया आ जाते हैं आपके बिचौलिया, कि सस्ती सस्ती इंडस्ट्रीज मिल रही है, खरीद लो, लोगों को लूटो। है ना, ये उन्होंने करना स्टार्ट करा। प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज, नई नई डिस्पैरिटीज आई, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये एक लड़का क्या बोल रहा है, एक देख लेते हैं। आई कैन सी द शॉक बट वेयर इज द थेरेपी। तो शॉक ही शॉक है, थेरेपी कुछ नहीं है। वाई डू वी टॉक इन सच यूफेमिज्म। तो आई होप आप इसको रिलेट कर पा रहे हो कि शॉक तो अच्छा खासा लगा लेकिन थेरेपी नहीं दिख रही। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया were divided between rich and poor regions. Unlike the earlier system, there was now great economic inequality between people. तो कुछ तो लोग बहुत अमीर बन गए जिन्होंने इस सिस्टम का फायदा उठाया, बदमाशों ने और इस इंटेलिजेंट लोगों ने। है ना, शायद दोनों एक ही टाइप के लोग भी होते हैं काफी बार, कि आप इंटेलिजेंट हो तो बदमाश भी बन जाते हो, बदमाश हो तो इंटेलिजेंट भी, ठीक है, उसमें नहीं जाते। तो काफी लोगों ने, माफिया वाफिया लोगों ने बड़ा फायदा उठाया और अच्छा खासा धन कमाया, लेकिन मेजोरिटी पुअर हो गई। The construction of democratic institutions was not given the same attention and priority as the demands of economic transformation. ये एक चीज है जो आपको समझना बहुत जरूरी है एज स्टूडेंट, एज ए रिसर्च स्टूडेंट, कि असली में प्रॉब्लम क्या है। असली में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि भैया आप बात तो ये कर रहे हो कैपिटलिज्म डेमोक्रेसी वगैरह की, तो आपने कैपिटलिज्म तो फटाफट लिया है कि हाँ जी हम यूएसए जैसे बन जाएंगे, लेकिन आप डेमोक्रेसी तो लाए नहीं, लिबरल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो वेस्ट में प्रेजेंट है ना। सारी पावर्स आपने प्रेसिडेंट के हाथ में रखी हुई है। ऑथोरिटेरियन रिजीम आपकी अभी भी है, सिर्फ कहने को है डेमोक्रेसी। हुआ क्या ना, देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर ड्राफ्टेड इन ए हरी एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर्स दैट रेंडर्ड इलेक्टेड पार्लियामेंट्स रिलेटिवली वीक। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा नजर मारते हैं और भारत का भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है। फटाफट जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और प्रेसिडेंट को खूब सारी पावर दे दी। प्रेसिडेंट को आप खूब सारी पावर दे दो तो आपका जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट कौन होता है, पार्लियामेंट इलेक्टेड बॉडी होती है। ठीक है, वैसे तो प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, ठीक है, काफी जगह, लेकिन पार्लियामेंट जो एक इलेक्टेड बॉडी है दोस्तों, उसको पावर देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लेजिस्लेचर के पास अच्छी खासी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव के पास हाँ पावर्स हैं, कंट्रोल कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर इतना भी गरीब नहीं है इंडिया में, या यूएसए में तो बहुत ही स्ट्रांग है लेजिस्लेचर। ऐसे ब्रिटेन में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट बनाता है, डिस्कशन से लोगों की विल लेके आता है। लेकिन पार्लियामेंट आपने वीक कर रखा है, प्रेसिडेंट को पावर दे रखी है, प्रेसिडेंट बोलेगा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बल्कि प्रेसिडेंट तो कुछ ये बोल देते हैं कि मैं 10 साल तक प्रेसिडेंट रहूंगा, फिर उसके बाद 10 साल जब खत्म होते हैं बोलते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स तक भी रहूंगा प्रेसिडेंट। ये करते रहे वहां के लोग। इन सेंट्रल एशिया द प्रेसिडेंट्स हैड ग्रेट पावर एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। तो सेंट्रल एशिया में तो प्रेसिडेंटों ने अपने खूब मजे उड़ाए।
फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे ऑथोरिटेरियन रजीम है ना, काफी लोग तो यही बोलते हैं कि हाँ ये ऑथोरिटेरियन रजीम, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि ये भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा है, सिर्फ कहने को प्रेसिडेंशियल है दोस्तों। देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट्स ऑफ द तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान अपॉइंटेड themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years। मतलब मजे चल रहे हैं। तो दोस्तों होता क्या है ना, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है तो आप लोगों का सोचना भी बंद कर देते हो कि हम तो बैठे हुए हैं, है ना। श्रीलंका में भी यही हुआ था, एक रीजन है ना। दे अलाउड नो डिसेंट और ऑपोजिशन, कोई ऑपोजिशन नहीं बैठेगा, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा उसको मार देंगे। तो फर्क क्या हुआ, जो प्रॉब्लम थी 1991 से पहले सोवियत यूनियन में, वही तो, यही तो प्रॉब्लम्स थी सबसे बड़ी, वो प्रॉब्लम आज भी कंटिन्यू रही है ना। जुडिशियल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वाज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। तो आपकी जुडिशरी स्ट्रांग ही नहीं, जज को आप ही अपॉइंट करते हो, एग्जीक्यूटिव जज में बैठा होता है ना। तो जज, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ही नहीं। अब थोड़ा सा भारत का देख लेते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखो 3 साल में बड़े अच्छे से बनाया है। इसमें नेहरू को, अंबेडकर साहब को बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए, गांधी को, क्योंकि उनके आइडल्स फॉलो की गए, है ना। तो भारत ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सबको इंडिपेंडेंस दी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जो हमने क्लास 11 की पॉलिटिकल एनसीईआरटी में पढ़ी थी, है ना। तो उससे आज भारत बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सॉलिड बनाया है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों ऐसा है जो हमें बहुत तेजी से वर्क नहीं करने देता, ये मैं एग्री करूंगा आपसे, लेकिन ये एक सॉलिड फाउंडेशन है भारत की, ठीक है। तो अगर आपके कोई अथॉरिटेरियन लीडर भी आ जाता है तो भी चीजें सही चल रही होती हैं। तो ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है। काफी लोग बोलते हैं बड़े सालों में बड़ा मोटा सा बेकार सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आपको एग्जांपल तब समझ में आती है इंपॉर्टेंस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की, जब आप दूसरे कंट्रीज को देखो। इन्होंने इतना गंदा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वही एक मेन रीजन है इनके फेलियर का, अगर एक सारी बातों की एक बात अगर बोली जाए तो, ठीक है। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2000, 10 years after their independence। देखो एक चीज तो दोस्तों होता है लाइफ में ना, अगर आप टिके हुए हो तो एक टाइम तो आएगा कि जब आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं हमेशा गिरते रहोगे, क्योंकि आप लेसन लर्न करते हो, इंसान भी अपने लेसन लर्न करता है, चीजें इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पे भी दिखेंगी कि 2000 के बाद इन कंट्रीज का थोड़ा सा रिवाइवल हुआ, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छा भी रिवाइवल हुआ। क्यों क्यों क्योंकि नेचुरली ये कंट्रीज बड़े स्ट्रांग थे। देखते हैं। द रीजन फॉर द रिवाइवल फॉर मोस्ट ऑफ देयर इकोनॉमीज वाज द एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। आप देखिए यूरेनियम वगैरह, यूरेनियम 235, जो जिससे आपके थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनते हैं, वो कहाँ पे हैं? वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज में, कजाकिस्तान और इन कंट्रीज में। भारत भी उनसे लेने की पूरी जद्दोजहद में लगा हुआ है। उसके बाद ऑयल काफी ज्यादा प्रेजेंट है इन कंट्रीज में, रशिया के आसपास खूब सारा ऑयल है, तो इससे बड़ा फायदा हुआ। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। गैस पाइप से जाती है, चाइना वगैरह यूरोप की कंट्रीज में जाती है गैस। Other countries have gained because of the oil pipelines that cross their territories for which they get rent। तो काफी काफी कंट्रीज को रेंट मिलता है क्योंकि वहां से पाइपलाइन जाती है यूरोप में, रशिया से गैस निकलती हुई इन ईस्टर्न एशिया के, इन ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में जाती है। तो ये रेंट का पैसा लेते हैं, रेंट का पैसा इतना ज्यादा है, जैसे स्विस कैनाल का पैसा खूब कमाता है इजिप्ट, ऐसे ही ये खूब पैसा कमाते हैं, ठीक है। इस चीज में भारत थोड़ा सा वीक है कि भारत ना कुछ रेंट पे नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई पोर्ट है, उसको रेंट पे दे दे, जैसे सिंगापुर पोर्ट है, दुबई पोर्ट है, ये बड़े अच्छे चलते हैं क्योंकि ये ट्रांजिट पोर्ट्स हैं। भारत में भी ऐसे ट्रांजिट पोर्ट्स बनाने की पूरी कोशिश हो रही है, देखते हैं कितने सक्सेसफुल हम हो पाते हैं। सम अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो हैज रीस्टार्टेड। तो ये चीजें हैं। एक ये चीज देख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी अबाउट हाफ ऑफ रशिया's 1500 बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस went bankrupt। हाफ ऑफ 1500 बैंक्स एंड काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकरप्ट हो गए दोस्तों। द इमेज इज दैट ऑफ इनकोम बैंक, रशिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक, दैट वेंट बैंकरप्ट इन 1998। कितनी बड़ी बात है। सोचो आपका एचडीएफसी बैंक बैंकरप्ट हो जाए भारत में, ठीक है, तो क्या होगा। As a result of the money of 100,000, 10,000 corporate and private shareholders was lost। क्या हुआ होगा इन लोगों का, कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा, खुद सोचिए, उनकी जिंदगी भर की कमाई डूब गई। Along with the money kept in the bank by customers और प्राइवेट शेयर होल्डर्स की मनी उड़ गई, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका आंसर सॉलिड फाउंडेशन होंगी तभी दे पाओगे, जब बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज दोनों होनी चाहिए। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड सेशनिज्म। नेशनलिज्म मतलब आप अपने देश से बहुत प्यार करते हो, सेशनिज्म मतलब आप
बोलते हो कि मैं अपनी स्टेट तोड़ के नया कंट्री बनाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये बना, साउथ सूडान बना आपका, है ना, या आपके और कंट्रीज भी जितने बने हैं ना टूट टाट के, कि मैं अपना नया कंट्री बनाऊंगा, राइट। इसको सेसेशनिज्म कहते हैं, राइट। जैसे भारत को भी बनाने की जब बात कर रहे थे अंग्रेजों से छुड़वा के, तो वो भी एक सेसेशनिज्म था। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात कर रहा है मेरे को सेपरेट असम बनाना है, ये भी एक सेशनिज्म है और ये क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है, ठीक है। इफ यू सक्सीड यू आर सेलिब्रेटेड एज अ नेशनलिस्ट हीरो, एंड इफ यू फेल यू आर कंडेम्ड फॉर क्राइम्स ऑफ सेशनिज्म। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक रफ एग्जांपल यूएसए का एग्जांपल ले लेते हैं कि वहाँ के लेट से मैरीलैंड के लोग बोलें कि हमें कंट्री से अलग होना है, तो ये सेशनिज्म हुआ। इसके लिए मैरीलैंड की मतलब जो लोग ऐसा कहेंगे उनकी उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनको फांसी दे दी जाएगी, है ना। तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मैरीलैंड अपना कंट्री बन गया नया, ठीक है, तो उनको तो वार हीरो कहा जाएगा कि आप नए प्रेसिडेंट हो, है ना, आप नए प्रेसिडेंट बनते हो। तो ये एक सबटल डिफरेंस है, आई होप ये आप और सोच पाओगे इसके बारे में। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।